कौन है अशोक तिवारी? अशोक तिवारी कौन है? अशोक तिवारी एक समान जैसे 30 लाख की आबादी में उस हमारे जैसे पता नहीं कितने अशोक तिवारी हैं। हवा बनी है पूरे बनारस में। मेयर साहब अशोक तिवारी कहाँ से आए अशोक तिवारी और कैसे एकाएक जो है बनारस के पहले नागरिक बन गए? और मैं तो एक सामान्य परिवार का रहने वाला, मुल्तान में बलिया का रहने वाला हूँ। आज हम जो भी है काशी की जनता के देन है, उसमें अशोक तिवारी की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। ये बताइए, पार्टी ने टिकट दिया था कि अमित शाह ने टिकट दिया? कैसे थे, मतलब कैसा था? अमित शाह से बातचीत होती, मतलब आप घूम रहे थे उनके साथ, प्रचार करा रहे थे मोदी जी का, तो ये बताइए दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन लगा? मोदी जी के साथ भी आपने समय थोड़ा तो दिया ही है। रोपवे बन रहा है, आप भी देख सकते होंगे, और टेस्टिंग इस समय खूब तेजी से चल रही है रोपवे की। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कब चालू हो जाएगा, देखिए क्योंकि ये हवा बनी हुई है कि बनारस में मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। वो दिन बताइए कि जिस दिन आपका टिकट कंफर्म हुआ था, बनारस में एक होड़ मची हुई थी कि मेयर का चुनाव होने वाला है, कौन लड़ेगा चुनाव, और एकाएक जो है आउट ऑफ नोवेयर, किसी को नहीं उम्मीद थी, आपका नाम आता है। मेयर की कुर्सी जो है एक तरीके का कांटों का ताज है, मानते हैं? इस समय हम हैं बनारस के नए स्टेडियम के वॉलीबॉल कोर्ट में। ये हम वॉलीबॉल कोर्ट आपको दिखाने नहीं आए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं एक बहुत ही खास शख्सियत से बात करने। खास तो वो इतने हैं जैसे कि शहर के पहले नागरिक हैं, और ये मजाक नहीं है। इस समय गांडी डिजिटल की टीम आई है अशोक तिवारी से मिलने। अशोक तिवारी जी शहर के पहले नागरिक हैं, यानी कि मेयर हैं, और हमारे तीखे सवालों के लिए तैयार हैं। अशोक जी, सबसे पहले तो समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका स्केड्यूल थोड़ा टाइट रहता है, आपको पूरा शहर देखना रहता है, उस बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल सीधे ये, कौन है अशोक तिवारी? अशोक तिवारी कौन है? अशोक तिवारी एक समान जैसे 30 लाख की आबादी में उस हमारे जैसे पता नहीं कितने अशोक तिवारी हैं, उसमें हम भी हैं अशोक तिवारी। कोई इतना खास नहीं है कि जो कि मैंने कोई कहने लायक कौन है। हवा बनी है पूरे बनारस में, मेयर साहब अशोक तिवारी, लेकिन हम ये समझना चाह रहे थे कि कहाँ से आए अशोक तिवारी और कैसे एकाएक जो है बनारस के पहले नागरिक बन गए, तो थोड़ा विस्तार से समझाइए। नहीं, हवा तो ये हमारा नहीं है, ये आप जैसे लोगों का है। और मैं तो एक सामान्य परिवार का रहने वाला, मुल्तान में बलिया का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सन 91 में पढ़ने के लिए आया था, धीरे धीरे छात्र राजनीति में, उसके बाद संगठन में हम लोग काम करने लगे, और आज हम जो भी हैं हमारे संगठन के देन है। आज हम जो भी है काशी की जनता के देन है, उसमें अशोक तिवारी की कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। आप ये तो मॉडेस्ट वाली बात हो गई, क्योंकि आप खुद मेयर हैं और आप कह रहे हैं कि मेरी भूमिका नहीं है मेयर बनने में। नहीं, देखिए मैंने कहा ना, तो जो भी आज हैं, संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया, काशी की जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मेयर एक पद होता है, और हर पार्टियों ने चुनाव लड़ाया अपने अपने प्रत्याशियों को। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य एक व्यक्ति को, सामान्य परिवार के व्यक्ति को, सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दिया है। तो ये मेरे लिए इससे बड़ा गौरव की बात नहीं हो सकती है कि पार्टी ने मेरे ऊपर, संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया। तो अशोक तिवारी कोई नहीं है, जो भी है भारतीय जनता पार्टी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, और जिसके कारण जनता ने मुझे यहाँ पे जिताया, और भारतीय जनता पार्टी के कारण मैं यहाँ जीता हूँ। अशोक तिवारी का कोई व्यक्तिगत योगदान नहीं है। एक सवाल इससे मेरा ये भी है, क्योंकि जैसे आपने बोला कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं चुनाव लड़ गया, ये बताइए पार्टी ने टिकट दिया था कि अमित शाह ने टिकट दिया था? नहीं, देखिए क्योंकि ये हवा बनी हुई है कि बनारस में मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। गलत ट्रैक पर चल रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। आज जो भी हम हैं, या जो भी है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने टिकट दिया, और आज जो भी है सब भारतीय जनता पार्टी के योगदान है। और उसमें हो सकता है कि संबंध किसी से हो सकते हैं, लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी के टिकट मुझे सिंबल मिला, और मैं चुनाव लड़ा। उस दिन, वो दिन बताइए जिस दिन जो है 2023 की बात है, 2 साल हो गया लगभग आपको इस पद पे, 2.5 साल हो गए, कि जिस दिन आपका टिकट कंफर्म हुआ था, बनारस में एक होड़ मची हुई थी कि मेयर का चुनाव होने वाला है, कौन लड़ेगा चुनाव, और एकाएक जो है आउट ऑफ नोवेयर, किसी को नहीं उम्मीद थी, आपका नाम आता है। आप क्या कर रहे थे उस दिन की थोड़ी दिनचर्या बताइए, और जब टिकट मिला तो फिर आपका मतलब उस पर रिएक्शन क्या था, एक्सप्रेशन क्या हुआ? देखिए, आज मेरा 30 महीना 24 दिन हो गया। 26 मई को हम लोग शपथ लिया था, 30 महीना 25 दिन, 30 महीना 24 दिन मेरा कार्यकाल हो गया। एक दिन का आपको हिसाब है? करीब कोशिश रहती है तो एक दिन का रखा जाए, क्योंकि समय पद जो है जाने के लिए ही बना रहता है, और एक दिन महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या कर सकते हैं। शहर ने मुझे जिम्मेदारी दी है, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को
मेरे संगठन ने मेरे ऊपर विश्वास किया, जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया आंख बंद करके। तो इस शहर को मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे मन में हमेशा यही रहता है। और अभी तक का जो कार्यकाल है, हमारी कोशिश है सबको जोड़ के, अपने संगठन के लोग जोड़ के, अपने हमारे जितने पार्षद हैं सबको जोड़ के शहर के विकास में एक नया दिशा देना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का हम लोग के सौभाग्य की बात है कि बाबा विश्वनाथ की नगरी हमारे सांसद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो इससे भी एक जिम्मेदारी जवाबदेही मुझे लगता है सबसे अधिक बढ़ जाती है। जवाबदेही बढ़ जाती है, ये तो सही बात है, क्योंकि आप जिस शहर में हैं और जहाँ से जनप्रतिनिधि हैं, अगर वहाँ पे सारे जनप्रतिनिधि बैठे तो उस टेबल पे सबसे बीच में तो मोदी जी बैठेंगे। तो कभी कुछ ऐसी बातचीत हुई है, कभी मोदी जी का फ़ोन वोन आया है कि अरे यार अशोक जी ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है? देखिए, मैं कहा ना कि नेता को देख के, नेतृत्व को देख के आदमी काम करता है। जब मेरे सांसद आज भी 20 घंटा 18 घंटा काम करते हैं, तो हम अगर उनका आधा भी काम कर दें तो मुझे लगता है बहुत है। हम उतना तो काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका आधा भी अगर हम समय दे दें तो मुझे लगता है कि हम लोग का राजनीतिक जीवन सफल रहेगा। और कोशिश है काम करने की, लोगों के सहयोग से हम लोग काम कर रहे हैं। मोदी जी से बातचीत हुई है, मतलब कभी, मतलब मेरा यही सवाल है, कभी फ़ोन आया या कभी मिलने गए? कोविड काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को फ़ोन किए थे, उसे मेरे पास भी फ़ोन आया था। तो हमें लगता है कि जब भी आते हैं सभी संगठन के जैसे पदाधिकारी पार्टी के लोग मिलते हैं, मैं भी उसी में मिलता हूँ। ये थोड़ा सा अलग है ट्रैक से। जो फ़ोन आया था तो क्या प्राइवेट नंबर से फ़ोन आया था कि कोई आपको, हाँ माननीय प्रधानमंत्री जी बात करें? समय तो कोविड काल में मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जितने जनप्रतिनिधि थे, संगठन के लोग थे, सबसे उन्होंने बातचीत किया था और उसी में मेरे पास भी फ़ोन आया था। उसमें कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वायरल भी हुई थी, जिसको जो है ऑपोजिशन ने बहुत चलाया था। इसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है। खैर, आते हैं बनारस में। आपको 31 महीने हो जाएंगे 6 दिन में, जिस तरीके से आपकी कैलकुलेशन है। जब आप जिस दिन जो है, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि मेयर की कुर्सी जो है एक तरीके का कांटों का ताज है, मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना नहीं। मेरा मानना, अगर आपको जिम्मेदारी मिला है तो करने की कोशिश करिए। कितना सफल होता है ये तो काशी की जनता इसका आंकलन करेगी कार्यकाल के बाद। कांटों की कुर्सी अगर समझ के काम करेंगे तो कभी आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको जो जिम्मेदारी मिली है उसी के बीच में रह के आपको काम करना है। आपके पास क्या अधिकार है, आपके पास दायित्व क्या है, आपके पास जिम्मेदारी क्या है, ये समझ के हमें काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कोई समस्या आपको होगी। मुझे डिपेंड करता है, हर आदमी की अपनी कार्यशैली होती है। आपके पहले जो है मृदुला जायसवाल जी थी, उनके पहले राम गोपाल मौर्य जी थे, उनके पहले कौशलेंद्र सिंह पटेल थे, उनके पहले एक लोग और थे, हम उनका नाम नहीं मुझे याद है। लेकिन जब आप जिस दिन जो है आपने अपना ऑफिस ज्वाइन किया, आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? देखिए, चैलेंज तो बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा चैलेंज था कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहीं 80 घाट से स्वच्छता का शुरुआत किया था। तो क्या स्वच्छता में काशी का हम स्थान बना सकते हैं क्या? और मैं कहना चाहता हूं कि 30 महीना आज 25 दिन में हमने 47 से 17वां स्थान पे काशी आया हुआ है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया जाए। और इस बार जो हमारा लक्ष्य है स्वच्छता में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का जो अलग यहाँ से जगाया, तो हमारी भी कोशिश तो हम लोग करके इस बार टॉप 10 में काशी रहे। और ये बिना सबके सहयोग से नहीं हो सकता है। तो चैलेंज तो हर चीज़ क्षेत्र में जब काम करते हैं तो वह होता है मुझे क्या करना है, तो उसका एक दिशा निर्देश, एक हम लोग लक्ष्य बना के काम कर रहे हैं। और हमें लगता है उस पर हम थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम लोग उसमें सफल भी हुए हैं। वो तो है, वो दिख भी रहा है शहर में अलग अलग जगहों पे। अगर देखा जाए, जहाँ पे स्थिति एकदम ख़राब थी वो ख़राब से बदतर थी, वो बदतर से ख़राब में आई और उम्मीद है कि वो अच्छी में भी जाएगी। लेकिन क्या आप इससे ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके पहले का नेतृत्व था मृदुला जायसवाल का, वो ठीक नहीं था? क्योंकि उस समय बनारस जो है 47वें स्थान पे था और ये आप ही के कार्यकाल में हुआ है कि 47 से 17 पे आए हैं। सीधे सीधे जो है 30 पॉइंट आप ऊपर बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं तो कोई गलती हुई होगी ना? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, जब न्यू बनता है तो हमारे पिछले हमारे जो पदाधिकारी थे, मेयर थे, उन्हीं के न्यू का आज हम लोग काम कर रहे हैं। तो सभी लोगों ने काम किया, जिसको मौका उन्होंने काम किया। और मुझे लगता है जिसको मौका मिलता है हर आदमी काम करता है, और हमें मौका मिला, मैं भी काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक ऐसे अनडिस्प्यूटेड प्लेटफॉर्म पे हैं, जब से बनारस में मेयरशिप हुई है, जब से मेयर का चुनाव हो रहा है, आप ही की पार्टी जीती है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ
आज बनारस पूरे विश्व का एक सबसे तेज़ी से विकास करने वाला शहर है। ये हम नहीं कह रहे पहले बनारस में विकास नहीं था, लेकिन आज जो बनारस है, बनारस को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 2014 पहले का बनारस, 2014 से 17 का बनारस और 2017 से वर्तमान का बनारस। हम सबको याद होगा जब हम जाते थे एयरपोर्ट तो 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले हम निकलते थे। रात में गाड़ी बाहर जाते थे, होता 10 बजे पहले शहर में चलिए, क्योंकि बड़ी गाड़ियाँ नो एंट्री ख़त्म हो जाएंगी। और आज हमें लगता है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर काशी में डेवलप हुआ है, देश के किसी भी शहर में, एक शहर में उतना नहीं हुआ है। और इसका जो भी श्रेय जाता है केवल केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है और प्रदेश सरकार की योगी जी को जाता है। आज 2014 में हमारे एक विधायक हुआ करते थे, पूर्व मंत्री भी थे, श्यामदेव राय चौधरी जी, वो 12 दिन हड़ताल पर इसलिए बैठे थे तो काशी को भी वो 24 घंटा बिजली नहीं मांग रहे थे, वो कर रहे थे 18 से 20 घंटा काशी को भी बिजली दिया जाए। और 3 जिलों को बिजली दिया जाता था, सैफई को, लखनऊ को, एक माफिया के जिला हुआ करता था मऊ, चौथा जिला नहीं होता था। और आज पूरे काशी में, पूरे काशी का उत्तर प्रदेश में गांव हो या देहात हो, करीब करीब 24 घंटा की बिजली मिल रही है। कुछ नहीं बदला, न अधिकारी बदले, न कर्मचारी बने, विभाग में केवल 3 चीज़ बदली, नेता, नेतृत्व और नियत। नेता के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का सांसद बनना, भारत के प्रधानमंत्री बनना, नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना, और नियत माने काम करने का नियत। तो मुझे लगता है अगर मजबूत लोकतंत्र में, अगर मजबूत पार्टियां नेतृत्व रहता है तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं होता है। ये आप वही कहना चाह रहे हैं कि घर का अगर बुजुर्ग स्ट्रिक्ट रहे तो घर वाले जो है डिसिप्लिन में रहेंगे। अगर घर का स्ट्रिक्ट नहीं, अगर सही हो, स्ट्रिक्ट तो दरोगा सही हो जाएगी, मैंने डिक्टेटर सही हो जाएगी। अगर घर का जो गार्जियन अगर हमारा सही रहेगा, घर के सब लोग सही रहेंगे, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ठंड बढ़ रही है इस समय बनारस में, और अब ये समय भी होता है कि नगर निगम के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगाए जाते हैं कि लकड़ी चोरी कर ली नगर निगम कर्मचारियों ने। आपके सामने अभी तक इस तरीके का कोई इंसिडेंट आया है? मेरे सामने नहीं है। हम लोग जगह चिन्हित किए हैं, हम लोग जियो टैगिंग कराते हैं, लाइव करते हैं, एक एक जगह पर कितना मिला उसका वहाँ के लोकल लोगों को, हमारे पार्षद के जो होते हैं वहाँ लोकल हमारे, उनको हम प्रतिनिधित्व बनाते हैं। जो भी ठेकेदारों का पेमेंट होगा वो जियो टैगिंग कराते हैं, तो वहाँ लकड़ी गिरा कि नहीं गिरा, हमारे जो वहाँ के प्रतिनिधि रहते हैं लोकल, वो साइन करके देते हैं, हाँ यहाँ लकड़ी गिरा है, कम लकड़ी नहीं गिरा, उसके आधार पर हम लोग ठेकेदारों का पेमेंट करते हैं। ये हमने व्यक्तिगत अपने कार्यकाल में सुनिश्चित किया है। हम 2 महीना पहले अपना वर्किंग कर लिए थे कि हमें कहाँ कहाँ लकड़ी गिराना है। जहाँ जहाँ मेरे सम्मानित पार्षद के द्वारा, किसी भी दल पार्टी को, उनके द्वारा, हमारे जो सामाजिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनके द्वारा, जहाँ जहाँ आवश्यकता हुई वहाँ हम लोग लकड़ी गिराना अलाव की व्यवस्था कर दी है। दूसरा, जो बाहर के लोग आते हैं, हमने नगर निगम के द्वारा अभी तक 4 जगह हमने बनाया हुआ है शेल्टर हाउस। अब जाके देखेंगे, जिससे होटल में, हम 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 3 स्टार होटल की व्यवस्था हम वहाँ दिए हैं। कोई भी व्यक्ति आता है, बाहर का आएगा, आधार कार्ड आधार पर वहाँ पर उसका एंट्री होती है, और बिना चार्ज का निःशुल्क ये नगर निगम चला रहा है। कितने रैन बसेरे जो हैं इस बार बनाए गए बनारस में? हमारी जो जानकारी है 6 जगह हमने उसको बनाया, अगर ज़रूरत होगी तो फिर हम बनाएंगे। और इसमें कितने लोग रात में रुक? कम से कम 40 से 60। तो क्या आपको लगता है कि ये पर्याप्त है? मैंने क्या अगर आवश्यकता होगी तो और जगह हम लोगों ने चिन्हित किया है, 24 घंटा के अंदर हम बना देंगे। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, संसद में वो नेता हैं, उनके हाथ में सारी कमान रहती है, उनको मैनेज करना रहता है, वैसे ही आप भी बनारस का जो सदन है, मिनी सदन जिसको हम लोग कहते हैं प्यार से, नगर निगम का, जिसमें करीब 99 पार्षद हैं, उस सदन के आप सभापति हैं। सबसे ज़्यादा अड़चन क्या आती है इस तरीके की? भाई 99 लोग हैं, मैनेज करने में तो दिक्कत होता होगा। आप बहुत सारे आपके हैं, लेकिन कुछ तो जो है अन्य पार्टी के हैं, हल्ला गुल्ला हड़कम तो मस्ती, कि किस तरीके से मैनेज करते और किस तरीके से ये भी मैनेज करते ताकि व्यक्तिगत संबंध भी न खराब हो? देखिए, मेरा कुछ सौभाग्य है, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है कि जितना नगर निगम एक्ट में कितने कार्यकारिणी होना चाहिए, कितना सदन होना चाहिए, आप रिकॉर्ड ले सकते हैं कि उससे अधिक हमने कार्यकारिणी और सदन चलाया है। और इस बार जो
किसी दल पार्टी के हों, मैं नहीं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, निर्दलीय या समाजवादी पार्टी, आज तक नहीं लगता है कि मुझे कभी भी किसी पार्षद ने कोई प्रश्न उठाया हो, कोई विवाद पैदा किया हो। क्योंकि जब भी हम करकानी करते हैं एक आम सहमति बनाते हैं, जब सदन चलाते हैं आम सहमति बनाते हैं, उनका प्रश्न लेते हैं, प्रश्न सदन के पहले उनके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अगर नहीं होता है तो व्यक्तिगत रूप से मैं उनको फ़ोन करके कहता हूँ आपका ये प्रश्न था, आपका ये उत्तर है, अगर कोई शक हो तो मुझे बताइए। मैं कोई ऐसा दिन नहीं हो जो नगर निगम में 4 से 5 घंटा रोज़ न बैठता हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ कि मैं रोज़ किसी न किसी एक वार्ड में न जाता हूँ। तो मेरा सबसे व्यक्तिगत संवाद बना रहता है। ये जो विवाद तब पैदा होता है जब आपके अंदर संवादहीनता होगी। मेरा रोज़ सबसे, अब जनता हो, मेरे पार्षद हो, मेरे जनप्रतिनिधि हो, मेरा सबसे संवाद बना रहता है। तो ये मेरे लिए एक बड़ा मेरी व्यक्तिगत, मैं इसको मानता हूँ कि ये बाबा का आशीर्वाद है, जिसके कारण अभी तक सब बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे बस आपको भाजपा का नेतृत्व नहीं करना है, अक्रॉस पार्टी लाइंस को भी मैनेज करना है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर आज काशी का विकास हो रहा करीब 60,000 करोड़ की योजनाओं से, रुपयों से, तो वो केवल ये नहीं देखते हैं कि कहाँ से हम जीते हैं, हमारा कौन पार्षद है कौन नहीं पार्षद है। उसी नीति को लेकर मैं भी चलता हूँ। जो भी काम होता है वो बनारस शहर में होता है। तो हमें ये नहीं देखना कौन किस पार्टी के, भाई वो लड़े, उनके विरुद्ध हमने प्रत्याशी लड़ाया, जो जीता वहाँ के जनता ने उसको पसंद किया, तो हमें वहाँ काम करना है। अगर मैं ईमानदारी से बात अब बता रहा हूँ आपको कि किसी भी वार्ड में 100 वार्डों में कोई नहीं कर सकता तो मेरे वार्ड में कोई काम कम हुआ है। मेरी नज़रों में सभी लोग बराबर हैं और मेरी कोशिश है कि पूरे शहर का विकास हो। 2014 का चुनाव था, उस बीच में आप जो है हमारे गृह मंत्री के साथ खूब घूमते थे। कुछ यादें बताइए, कैसे थे, मतलब कैसा था? अमित शाह से बातचीत होती, मतलब आप घूम रहे थे, उनके साथ प्रचार करा रहे थे मोदी जी का। कैसा व्यक्तित्व है उनका, कैसा लगता था? मतलब एक होता है कि किसी बड़े आदमी के सामने जाओ तो वो छोटा फील कराता है और किसी बड़े आदमी के साथ जाओ तो वो अपने जैसा फील कराता है। क्या थोड़ा बताइए। नहीं, देखिए 2014 में मैं जो भी घूम रहा था, मेरे संगठन ने कहा था भाई मुझे जिम्मेदारी दिया। वो तो जिम्मेदारी है, लेकिन हमें थोड़ा बताइए ना कि कैसे हैं अमित शाह। देखिए 24 घंटा में 22 घंटा मेहनत करने वाले अमित शाह, एक एक कार्यकर्ताओं को नाम से याद करने वाले अमित शाह, चीज़ों को समझने वाले, ज़मीन पे वर्किंग करने वाले। आपको याद होगा उस समय बिजली नहीं होती थी और बलिया जैसे जगह में वो रुके थे सर्किट हाउस में, रात में बिजली नहीं तो मच्छर काट रहा था, गुड नाइट लगा के वो सोए थे। तो अभी अमित शाह, हम लोग कोई, मुझे नहीं लगता अमित शाह अपने आप में एक है, दूसरा कोई। आपको बताया गया होगा कि आपको जो है अमित शाह जी के साथ जो है प्रचार करना है, आपके मन में पहली भावना, मतलब कि प्री डिफाइंड नोशन होता है ना, अरे बड़ा आदमी होगा इस तरीके का। मैं प्रचार करने में उनके साथ नहीं था। संगठन ने हमारे जैसे कई लोगों को जिम्मेदारी दिया था, उसमें मैं भी एक था। आप थे ना साथ में, मतलब आपने काफी समय दिया। नहीं, हमारे जैसे कई लोगों ने साथ दिया, मैं उसमें अकेले नहीं हूँ। ये अलग बात है, आपको मैं ही केवल याद हूँ। तो इसी वजह से तो हम पूछ रहे हैं। नहीं, वो अलग बात है। वो संगठन ने जिम्मेदारी दिया, उसको जितना जिम्मेदारी दिया हम लोग साथ में थे। उनका व्यक्तित्व कैसा है, नेचर कैसा है, हंसमुख मिजाज के? मैंने कहा ना, ऐसे तो देखने में सीरियस लगते हैं। मैंने क्या कहा कि वैसा व्यक्ति जो एक एक कार्यकर्ता को भाई नाम से जाने, जमीनी धरातल क्या है, सबको सम्मान देना, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग जैसे लोगों को तो ज़िंदगी भर सीखते रह जाएंगे, सीख नहीं पाएंगे वैसा चीज़। ये तो है कि ज़िंदगी तो है, वो सीखने से ही चलती है। लेकिन अभी भी आप जवाब नहीं दे रहे कि बताइए ना कि कैसे, मतलब वो खाने पीने में क्या था? एकदम सात्विक लोग हैं, बहुत सात्विक। और मोदी जी के साथ भी आपने समय थोड़ा तो दिया ही है? नहीं, हम तो जैसे संगठन सब लोग मिलते हैं, मैं भी वैसे ही मिलता हूँ। तो ये बताइए, दोनों में से ज़्यादा अच्छा कौन लगा आपको? देखिए ये प्रश्न कोई हमारे जो हम इस वजह से पूछ रहे हैं क्योंकि बनारस के बाहर हमें भाजपा ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पे जो है इतना क्लोजली जो है सेंटर लीडरशिप के साथ कोई काम किया। सब हमारे जैसे 100 कार्यकर्ता यहाँ पे काम किए हैं और अकेले अशोक तिवारी नहीं है, बहुत लोग हैं जो कि सबके साथ रहे हैं। वो अलग बात है, मुझे आप याद रखें, ये बड़ी बात है। क्यों नहीं याद रखें, आप ऐसी बात करते हैं। खैर चलिए वापस आते हैं बनारस के टॉपिक पे, 1-2 सवाल और उसके बाद आप जा सकते हैं। रोपवे बन रहा है, आप भी देख सकते होंगे, और टेस्टिंग इस समय खूब तेज़ी से चल रही है रोपवे की।
2 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को डिले होते होते होते, और करीब 1 किलोमीटर पे 100 करोड़ रुपए का खर्चा, क्योंकि शुरुआत जब प्लान आया था तो 300 करोड़ का बजट था, उसके बाद फिर इसको बढ़ा के 800 करोड़ का कर दिया गया। हम बस ये जानना चाहते हैं कि कब चालू हो जाएगा, क्योंकि इससे 2-3 समस्याएं भी हैं। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था काशी कॉरिडोर, कई लोगों ने, हमें लगता है लोगों ने कितना विरोध किया, विरोध का परिकाष्ठा था, सब लोगों ने बहुत विरोध किया। और आज जो परसों अखबार में निकला था 45 करोड़ लोग 11 साल में काशी आए। गोवा से ज़्यादा है ये फिगर। मैंने पूरे हिंदुस्तान में अगर सबसे अधिक किसी एक शहर में पर्यटक आए तो वो काशी में आए। 750 करोड़ रुपये शायद खर्चा हुआ था, 650 या 750, मुझे फिगर याद नहीं है। काशी के लोग, काशी जो आज जो चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, किसके कारण दिखा रहे? पर्यटन के कारण दिखाई दे रहा है। बाबा विश्वनाथ के कारण, माँ दुर्गा के कारण, काल भैरव के कारण और माँ अन्नपूर्णा के कारण जो लोग आते हैं ही आते हैं। जो भी आता है बनारस में उसका कुछ बजट है, बनारसी साड़ी करता है, चाट करता है, चाय पीता है, वो बनारस का पर्यटन एक एक चीज़ देखता है। हाँ, कई लोगों को उससे फ़ायदा होता है, होटल में रुकता है, खाना ये खाता जो रोपवे है, रोपवे में इसलिए देरी हुआ कि कुछ बनारस का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो यूटिलिटी शिफ्टिंग कई जगह करना था, जगह नहीं मिल रहा था, ट्रैफिक समस्या थी। बनारस बहुत पुराना शहर है। अभी भी एक स्टेशन बना नहीं है। मुझे लगता है कि मार्च में हर हाल में ये चालू हो जाएगा। तो आप ये बता रहे हैं कि 31 दिसंबर को इसको चालू करने का बोला गया था कि चालू हो जाएगा, लेकिन अभी वो 31 नहीं, अगर ट्रायल चल रहा, मुझे लगता है चालू भी हो सकता है, लेकिन पूरे फुल कैपेसिटी से ये क्या कहते हैं मार्च तक अधिकतम मैं बता रहा हूँ वो चालू हो जाएगा। बनारस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा एक सिगरा स्टेडियम बन रहा है, गंजारी स्टेडियम, वो भी मुझे लगता है कि मार्च या अप्रैल को भी जोड़ रहे हैं क्या रोपवे से? नहीं, रोपवे नहीं, लेकिन मार्च या अप्रैल में वो भी चालू हो जाएगा। अब कल्पना करिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का क्या कभी संभव था काशी में स्टेडियम बनना? हम लोग तो मैच देखने गए थे दूसरे शहर। आज पूर्वांचल के लोग, विशेषकर काशी के लोग, T20 वनडे टेस्ट मैच कहाँ देखेंगे? काशी में देखेंगे। तो आज जो भी चीज़ें दिखाई दे रहा है सब माननीय प्रधानमंत्री जी का है। अब कैंसर इंस्टीट्यूट पूरे देश में केवल बॉम्बे और बनारस में 2-2 है, किसके कारण हुआ? सिग्नेचर बेस किसके कारण बना? आज फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 जो बाहर रोड बना किसके कारण बना? अब एयरपोर्ट इंटरनेशनल स्तर का बनना किसके कारण बना? ट्रेड फैसिलिटी सेंटर बना किसके कारण बना? तो ये लोगों के पास, जो विपक्ष है उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो कि चर्चा करे। अरे पर्यटक आएगा, क्या देखेंगे काशी में? शहर को देखेंगे। शहर को कैसे देखेंगे? रोपवे के माध्यम से देखेंगे। कैंट स्टेशन पाएंगे, वहाँ सामान रखेंगे, बाबा विश्वनाथ वहाँ से 10 या 12 मिनट में वो पहुँच जाएंगे गोदौलिया। तो इससे अच्छा कोई साधन होगा क्या? एक ही रूट हमारा है जहाँ सबसे अधिक बेस्ट है, मैदागिन से चौक, एक ही रूट है ना दर्शन करने का। तो रूट अगर बदलेगा तो इसमें क्या खराबी है? लेकिन पता नहीं लोगों के मन में क्या है। तो आज बनारस में जो विकास करा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस को गोद लिया हुआ। उन्होंने पहले दिन कहा था मैं आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कभी भी आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 3 महीना के अंतराल में एक सांसद के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी काशी में आए हैं। अब पूरे देश का रिकॉर्ड, कोई बड़ा नेता क्या 3 महीने अपने संसदीय क्षेत्र जाता है क्या? जब भी आते हैं 10 से 15 से 20 हज़ार करोड़ की परियोजनाओं को भेंट देते हैं। तो ये काशी के प्रति उनका लगाव है। अभी उन्होंने कार्यक्रम कहा तमिल संगमम चाहिए, 4था साल था। पूरब और दक्षिण के लोगों को जोड़ने का एक उन्होंने लक्ष्य किया है। और हमें लगता है कि जो लोग आते हैं क्या भाव लेके जाते हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो काशी में उतरते हैं उनका स्वागत होता है और रोने लगते हैं। तो ये भाव है उनका। तो वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम। अंतिम सवाल पे चलेंगे। बनारस में 2 सबसे बड़ी चीज़ें इस समय सामने हैं, आप भी झेलते होंगे। एक ट्रैफिक जाम और दूसरा जो है किनारे किनारे रोडें खोद दी गई हैं। इस पर नगर निगम क्या कर रहा है? देखिए, आपके पास तो आते ही होंगे लोग, ऐसी समस्या। रोड खोदने वाला विषय है। ये पूरे प्रदेश में पहला बनारस का शहर है जिसमें कि बिजली विभाग ने बहुत बड़ा योजना लिया है कि 24 घंटा 1 सेकंड के लिए भी बिजली न कटे। रोड खोदा जा रहा है। मुझे लगता है कि 1 से 2 महीना के अंदर इसको, उन्होंने पैसा भी जमा कर दिया है बिजली विभाग ने। हमें लगता है 2 महीने के अंदर सब चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। दूसरा प्रश्न क्या था? दूसरा जाम, ट्रैफिक केवल एक जगह थोड़ा सा जाम है। आज बनारस में रोज़ 1.5 लाख लोग केवल आते हैं मंदिर दर्शन करने, एवरेज। मैंने रिकॉर्ड है उनका, अधिकृत रिकॉर्ड है।
BHU है, ट्रामा सेंटर है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, कोचिंग। हमें लगता है कि पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हब हुआ आज के डेट में हुआ है काशी। ये लोग रोज़ आते हैं BHU में, रोज़ कम से कम 50,000 से लेकर 70,000 मरीज आते हैं। कैंसर इंस्टीट्यूट में भी इतने लोग आते हैं। 2.5-3 लाख लोग केवल 2-3 जगह आते हैं, और जो आते हैं मार्केटिंग अलग के अंदर। एक केवल एरिया मुझे लगता है कि जहाँ ट्रैफिक थोड़ा सा लगता है लोगों को, मैदागिन से गदौलिया और सोनारपुरा से गदौलिया, क्योंकि दोनों केंद्र ऐसा है जहाँ की 1.5 लाख लोग अगर एक ही क्षेत्र में जाएंगे, ट्रैफिक तो थोड़ा व्यस्त होगा ही। लेकिन पूरे शहर में अगर कहीं ट्रैफिक हो तो मुझे बताइए आप, गदौलिया लगता है हर जगह। दिल्ली जैसे शहरों में, महाराष्ट्र, बॉम्बे जैसे शहरों में यहाँ से 1000 अधिक गुना ट्रैफिक होता है, लेकिन चर्चा के विषय नहीं होता। लेकिन केवल एक क्षेत्र, 2 क्षेत्र है, मैदागिन से गदौलिया और सोनारपुरा, यही एरिया है। क्योंकि ट्रैफिक की बात कर रहे हैं तो एक मेरा ये व्यक्तिगत सवाल है, अब ये सवाल से बहुत सारे लोग शायद रूबरू ना भी हों, कि शायद बनारस में सिविक सेंस की कमी हो गई है। 1 सेकंड का भी किसी को रुकना नहीं है। आप अगर गाड़ी मुड़ा रहे हैं तो 3 लोग जो है आगे से काट के जाएंगे, कोई 1 सेकंड का पॉज नहीं लेता है। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो सामाजिक जो परिवर्तन होता है ना, तो हमें लगता है धीरे धीरे आज बहुत जो युवा पीढ़ी है, पुराने लोगों में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज युवा पीढ़ी है बहुत बदल रही है। वो नियम कानून, कायदे कानून का पालन कर रहे हैं। हमें लगता है आने वाले कुछ साल, हमें लग रहा है कि यही लोग सबसे ज़्यादा रोड तोड़ के भाग रहे हैं। नहीं, धीरे धीरे अपने आप सब ठीक हो जाएगा। जब समझ आती है तो सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जिला प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, हमारे सभी काशी की जनता हो, जो भी आता है एक अच्छा भाव लेके काशी में जाता है। ट्रैफिक जाम होता है, ठीक है, तो जब भीड़ अधिक होगी तो बनारस एक ऐसा शहर है कि बहुत हम बढ़ा नहीं सकते हैं। जी सही बात है। मैंने गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, सबको जाना है, स्कूटियाँ बढ़ रही हैं, कारें बढ़ रही हैं, और जनसंख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है। बनारस पहले नगर निगम 83 वर्ग किलोमीटर में था, आज 183 वर्ग किलोमीटर में हो गया है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें धीरे धीरे जब बढ़ रही हैं, बाहरी लोग सबसे अधिक, अगर आज के डेट में कोई बाहर के लोग आके कहीं मकान बना के रहना चाहते हैं पूरे देश के लोग, तो वो काशी है। लाइन आर्डर ठीक है, फैक्ट्रियाँ आ रही हैं, रोजगार आ रहे हैं। तो अब तो काशी मैंने अपने आप में एक अद्भुत शहर होता जा रहा है। पहले भी था, लेकिन अब लोग आके आकर्षित हो रहे हैं यहाँ। पहले लोग आते थे, दर्शन करके चले जाते हैं। अब देश में जो भी सक्षम लोग हैं, उनके मन में तो काशी में मेरा एक आवास होना चाहिए। तो ये हम लोग के लिए बड़ी गर्व की बात है। और आप लोग उस सपने को साकार भी करवा रहे हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। देखिए कोशिश है। मैं कहा ना, जब हम लोग आए नगर निगम में तो 750 कूड़ा उठता था, आज हम 1200 टन रोज कूड़ा हम उठा रहे हैं। आज के समय में नगर निगम का एनुअल बजट क्या होता है? जब हम लोग आए तो 800 कुछ करोड़ था। आज हम अभी अनुपूरक बजट मैंने किया कि 30 महीना में करीब 1600 कुछ करोड़ का, मैंने डेटा याद नहीं है, लेकिन 1600 करीब 1600 करोड़। करीब 1600 करोड़ का हमने, 800 करोड़ का हमने थोड़ा लोगों के सहयोग से, पार्षदों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से थोड़ा बजट बढ़ा है, बिना किसी का 1 रुपया टैक्स बढ़ाए। हमारे चैनल के माध्यम से आप बनारस, क्योंकि हम वापस से पुराने गांडीव को डिजिटल कर रहे हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप बनारस की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए ये शहर हमारा है, हमें यहीं रहना है, और आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उसको हम क्या दे के जा रहे हैं। हमें लगता है सफाई हमारा, हम अधिकार की बात करते हैं तो हमारा दायित्व भी बनता है सफाई का, हरा भरा रखने का। क्या हम अपने ज़िंदगी में एक भी पेड़ लगाए? क्या हमें पर्यावरण के प्रति, मुझे लगता है कि जागरूक होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में ज़रूर एक पेड़ लगाएं, जहाँ मौका मिले, नहीं कहाँ जगह, जहाँ जगह मिले उसको बनाएं, और हम लोग उसको गोद भी लें। नगर निगम भी प्रयास कर रहा है। पिछले बार 8000 हमने पेड़ लगाया, जिसमें कि 18 से पेड़ हमारे ख़राब हुए। इस बार हमने 20,000 पेड़ लगाया, जिसमें गड्ढा भी हमने खोदा, हमने जाम भी कराया, ट्री गार्ड भी हमने लगाया, पेड़ भी हमने लगाया, और लोगों को पालक भी बनाए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे 2 साल 2.5 साल और कार्यकाल बचा है, उसमें शहर को एक हरा भरा बनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास किया जाएगा। अंतिम चीज़ अशोक जी, आप ये बताइए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कि नहीं, और काशी की जनता को भी बताइए, आप मेयर हैं, सबको बोलिए कि गांडीव को सब्सक्राइब गांडीव को युवा लोग हैं, अभी अच्छा पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम सबको इन सब चीज़ों को सपोर्ट करना चाहिए। लोकल फॉर लोकल माननीय प्रधानमंत्री जो नारा दिया है, हमें इसको ज़रूर आगे बढ़ाना चाहिए, और हम सबको काशीवासियों की जिम्मेदारी है तो इस चैनल को आगे बढ़ाएं।
शेयर सब्सक्राइब और लाइक करवाइए। शेयर सबका है और लाइक भी करिए आप। तो ये थे हमारे साथ अशोक तिवारी जी, बनारस के मेयर, और मेरा नाम है गौरव द्विवेदी। इस एपिसोड को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।